नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज के टॉपिक जो इस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को समझ के रखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उनको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझते हुए बस चलना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से हम प्लेट टेक्टोनिक की तरफ मूव करेंगे और जब आपका प्लेट टेक्टोनिक्स आएंगे तो ये चीजें आप लोगों को वहां पर काम के लिए एक दूसरे से कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें आएंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर ने दी थी, इस पर आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को और सबसे पहले कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में 1912 में चर्चा की गई थी। कब की गई थी? 1912 ईस्वी। और ये टाइम पीरियड जो है 1912 का, जो ये टाइम पीरियड जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा समय काल जो है ये प्रथम विश्व युद्ध का समय काल है। क्या है? प्रथम युद्ध का समय काल है। अब यहां पर एक एक पॉइंट को अगर आप लोग एक कहते हैं ना कि फोकस करके आप चलोगे तो उस परिपेक्ष से भी सोचना है आप लोगों को और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चलना है। तो 1912 में कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अब कई बार जो आप लोग एग्जाम पीसीएस लेवल का देते हैं तो वहां पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत जब दिया था तो वो कहां के थे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये कौन थे। तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो कौन थे? जलवायु वेत्ता थे। और कहां के थे? ये जर्मन थे। कहां के थे? जर्मनी के। अर्थात अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के थे और ये क्या थे? जलवायु वेत्ता थे। ज्योग्राफी से इनका दूर दूर का रिश्ता नहीं था। तो इन चीजों को, पॉइंट को आप लोगों को हाईलाइट करके रखना है। अपने पॉइंट बनाते हुए चलिएगा कि एक एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड वेगनर जलवायु वेत्ता थे, भूगोल से इनका कोई मतलब नहीं था। ये जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे। किसकी? जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे। और जलवायु की व्याख्या किस आधार पर करना चाहते थे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, भूगर्भिक इतिहास के आधार पर ये जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे। गार्भिक इतिहास के आधार पर जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे। तो पॉइंट याद रखिएगा कि ये कोई ज्योग्राफी के नहीं थे, भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन ये किसकी? जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे और भूगर्भिक इतिहास के आधार पर ये यहां पर व्याख्या करना चाहते थे। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को नोट डाउन करना है। इन पॉइंटों के नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पूरा गेम चेंज होने वाला है। ठीक, अब यहां से गेम क्या चेंज होगा? देखो, ये किसके आधार पर करना चाहते थे? भूगर्भिक इतिहास के आधार पर।
इतिहास के आधार पर जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे। नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैंने हर बार आप लोगों को बोला है कि मेरी क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मेरे साथ मिलेगा, बाकी आप लोग कहीं से भी बुक से, रिकमेंडेड बुक से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो उन चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पूरा का पूरा आप लोगों के पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब पृथ्वी की जब बात करेंगे, या इसे भूखंड या स्थलीय क्षेत्र, ये भूखंड, या क्योंकि पृथ्वी में जल और सागर दोनों आ जाएंगे, एवं या स्थलीय क्षेत्र की बात, ठीक। हमारे पृथ्वी में क्या था, अनेक क्षेत्रों में ऐसे भूगार्भिक प्रमाण मिले। इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर अनेक ऐसे भूगार्भिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है, जिसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि एक ही स्थान, मान लीजिए ये भूखंड है, भूखंड, एक ही भूखंड पर अनेक बार जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है। मान लो ये ए भूखंड है, ये बी भूखंड है, ये सी भूखंड है, ये डी भूखंड है, ठीक। इन्होंने कहा कि एक ही भूखंड पर, एक ही क्षेत्र पर अनेक बार जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ही क्षेत्र में अनेक बार जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। किसके आधार पर यह जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? समय के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक, अर्थात समय समय पर इस भूखंड में, या ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, किसी को भी मान लो, तो इन भूखंडों पर समय समय पर आपने जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है एक ही भूखंड में। मान ले कि ये ए एक भूखंड है, बी एक भूखंड है, ये सी एक भूखंड है। ठीक, अब यहां पर डी की बात करें तो डी एक भूखंड है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, हमने कई भूखंडों की बात की कि अलग अलग भूखंड हैं और एक ही भूखंड पर समय समय के अनुसार इनमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। अर्थात अगर हम लोग ये बात कहें कि मान लें कि ये ए भूखंड है, ए भूखंड, ठीक, अब ए भूखंड में समय समय पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। क्या हुआ?
समय समय पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात 100 साल पहले यहां अलग जलवायु रही होगी, अलग जलवायु, 100 वर्ष बाद अलग जलवायु, 200 वर्ष पूर्व अलग जलवायु, 200 वर्ष पश्चात यहां पर अलग जलवायु देखने को मिल रही। मतलब स्थान क्या है, एक ही है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि स्थान क्या है, स्थान एक ही है। क्या परिवर्तित हो रहा है, बस समय में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वेगनर ये कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटस आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, समय के अनुसार इनमें जलवायु परिवर्तन हुआ है ना। एक ही स्थान है, एक भूखंड है, एक भूखंड में 100 वर्ष पहले अलग था, 100 वर्ष बाद अलग हो गया, 200 वर्ष पूर्व अलग जलवायु थी, 200 वर्ष बाद अलग जलवायु हो गया। ठीक, तो यहां पर ये बात कही गई कि ये पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो किसके आधार पर, अगर हम ये बात कहें कि यहां पर हमारी पृथ्वी में अनेक कटिबंध जो वर्तमान में आप लोग देखते हैं उसी की बात कर लेते हैं, उसी के साथ चलने का प्रयास करो सभी लोग। ठीक है, ये आपका विषुवतरेखीय क्षेत्र हो जाए, विषुवतीय कटिबंध, कटिबंध ये उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। अगर हम पृथ्वी में देखें तो यही कटिबंध आप लोगों को भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी में विषुवतीय कटिबंध, उष्ण, उपोष्ण, शीत और शीतोष्ण, यही कटिबंध देखने को आप लोगों को प्राप्त होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वेगनर ने कहा कि हमारी पृथ्वी में अनेक कटिबंध पाए जाते हैं। क्या पहला पॉइंट क्या इन्होंने बोला, अब यहीं से कनेक्ट करना है। हमारी पृथ्वी में अनेक कटिबंध पाए जाते हैं। कॉमन सी बात है, हम लोग देख भी रहे हैं, हमारी पृथ्वी में अनेक कटिबंध आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। ठीक, और ये कटिबंध आपको क्या बता रहे हैं,
अगर इन कटिबंधों के माध्यम से आप चलें तो ये सारे कटिबंध आप लोगों को पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। ये कटिबंध क्या बता रहे हैं? ये कटिबंध पृथ्वी के जलवायु की व्याख्या करते हैं। कॉमन सी बात है, ऐसा कुछ मैं नया नहीं अभी बोल रहा हूं। यही कटिबंध तो पृथ्वी की जलवायु की व्याख्या करते हैं अगर वास्तविकता में आप लोग देखें। ठीक, तो वेगनर कह रहे हैं कि इन कटिबंध जो आज आप लोग देख रहे हैं, इन कटिबंधों का क्या हुआ था? ये शिफ्ट हुए थे, स्थानांतरण हुआ है। क्या हुआ है? इन कटिबंधों का वेगनर कहते हैं कि ये जो आप लोगों की जलवायु कटिबंध है, वेगनर के अनुसार देखो, मैं आप लोगों को उस वे पे लेके चल रहा हूं जिस वे पे आप लोग चीजें कनेक्ट कर पाओ। हमारी पृथ्वी में वर्तमान समय में भी ये सारे कटिबंध आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी कटिबंध क्या कर रहे हैं? जलवायु की व्याख्या करते हैं। और वेगनर के अनुसार इन कटिबंधों का क्या हुआ था? स्थानांतरण हुआ था। वेगनर के अनुसार इन जलवायु का हुआ। क्या कहा वेगनर ने? कि इन कटिबंधों का हुआ होगा, ये था या होगा। ठीक है, इन जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण। मतलब जो आज आप लोग देख रहे हैं, जो वर्तमान में दिख रहा है, वर्तमान में कटिबंध हैं, वो क्या है? वे स्थानांतरण के पश्चात निर्मित हुए हैं। पहले इन कटिबंधों की स्थिति अलग है। इसका मतलब तो यही है ना कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, तो इसका मतलब है जो वर्तमान में देख रहे हैं वो क्या हुआ है? वो स्थानांतरण के पश्चात हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका स्पष्ट मतलब है कि पहले कटिबंधीय क्षेत्र अलग रहे होंगे। मे भी जो आज हम लोग देख रहे हैं, जहां उष्ण कटिबंध है वहां पर शीत कटिबंध हो रहा हो, और जहां पर शीत कटिबंध है वहां उष्ण कटिबंध रहा हो। वेगनर के अनुसार तो यही चल रहा है भैया, कि कुछ अलग चल रहा है, कुछ अलग बात कर रहे हैं हम लोग। वेगनर ने जो कहा है हम उसी चीजों को कंटिन्यूअसली धीरे धीरे चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहले ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, इन कटिबंधों का क्या हुआ था? स्थानांतरण। और वर्तमान में जो कटिबंध है वो ये है। तो इसका मतलब है जो वर्तमान में दिख रहा है आपको कटिबंधीय क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र, क्योंकि ये कटिबंध से ही आपकी जलवायु का निर्धारण हो रहा है कि कहां शीत जलवायु होगी, कहां पर शीतोष्ण जलवायु होगी, कहां पर उष्ण जलवायु होगी, कहां पर उपोष्ण जलवायु होगी। वो किसके माध्यम से? कटिबंधों के माध्यम से ही तो हमें ज्ञात हो रहा है, कि किसी और माध्यम से ज्ञात हो रहा है।
ठीक, इसका मतलब है कटिबंधों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जो वर्तमान में हमें कटिबंध दिख रहे हैं वो पहले कटिबंध नहीं रहे होंगे, ऐसे इनमें कुछ परिवर्तन रहा होगा अकॉर्डिंग टू वेगनर, क्योंकि वेगनर ने क्या वर्ड यूज किया है कि स्थानांतरण के पश्चात ये कटिबंध आज ऐसे हैं, उसके पूर्व कटिबंधीय स्थिति कुछ अलग रही होगी। तो इन पॉइंट को आप लोगों को समझना है। दूसरा, ठीक, अब इन कटिबंधों को कौन नियंत्रित करता है? अब देखो, अब समझो यहां पर पहले क्या था, स्थलखंड एक था ना, उसी के हिसाब से चलते हैं अभी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका सन है या सूर्य? भाई सूर्य तो आज बना नहीं है, सूर्य तो बहुत पहले से ही है। ठीक, तो वेगनर कहते हैं कि भाई सूर्य ताप ही तो सब चीजों को निर्धारित कर रहा है। अगर हम लोग बात करें तो इसे यदि हम भूखंड मान लें, क्या मान लें? जो वेगनर कहना चाह रहे हैं वही मान के चलते हैं। ये आपका भूखंड या स्थलीय क्षेत्र, ठीक, ये क्या है आपका भूखंड या स्थलीय क्षेत्र। अब यहां पर यदि हम कटिबंधों का निर्धारण करें, ठीक, तो इस पर क्या होगा? सूर्य की जो स्थिति है, जो सूर्य की स्थिति है, ये क्या करेगा? कटिबंधों का वितरण करेगा। सॉरी, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति कटिबंधों का वितरण करेगी। कॉमन सी बात है। अब ये सूर्य की स्थिति कैसे कटिबंधों का वितरण करेगी, ये इंपॉर्टेंट टास्क यहां पर आप लोगों के सामने आएगा। क्योंकि देखो, जहां पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा वहां पर उष्ण कटिबंध होगा, और जहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर सूर्य की किरणें आभासीय लंबवत पड़ेंगी, वहां का ताप सर्वाधिक, अर्थात वो कैसा हो जाएगा? विषुवतीय एवं उष्ण कटिबंध होगा।
अब विषुवती के लिए स्थिति क्या आएगी? सूर्य सदैव आभासी रूप से लंबवत रहता हो, सदैव आभासीय रूप से लंबवत रहे, तो वहां पर विषुवतीय जलवायु होगी। ठीक। और जहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी उसके बाद वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। कॉमन फिनोमिना, अभी कुछ नया नहीं चल रहा। ठीक, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। अब दूसरा पॉइंट आया कि जहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी, जहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर शीत कटिबंध होगा। अर्थात यहां की जलवायु कैसी हो जाएगी? जलवायु ठंडी होगी। कॉमन सी बात है, यहां की जलवायु ठंडी हो जाएगी और यहां की जलवायु गर्म हो जाएगी। और ये निर्धारण किसके आधार पर किया जा रहा है? सूर्य के वितरण के, मतलब सूर्य की किरणों के वितरण के आधार पर। ठीक। अब गति द्वारा ये किसके द्वारा नियंत्रित होगा? ये सारे कटिबंधों की स्थिति किसके द्वारा नियंत्रित होगी? गति के द्वारा। किसकी गति के द्वारा? पृथ्वी की गति के द्वारा। तो ये इसका नियंत्रण कौन करेगा? इसका नियंत्रण गति के द्वारा होगा। किसकी गति? पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो नॉर्मल सी बात है मूवमेंट किसकी होगी? पृथ्वी की होगी। उस समय भी जब एक स्थल खंड था तो भी इसी तरह की स्थिति रही होगी। ठीक। तो जहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो रही है वहां पर उष्ण, और जहां पर कम प्राप्त हो रही है वहां पर शीत कटिबंध होगा। ठीक। अब इतनी चीजें यहां पर क्लियर हो गए। अर्थात अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो विश्व के जलवायु कटिबंधों का वितरण एवं गति द्वारा नियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है, ये कह सकते हैं। विश्व के एक पॉइंट जो वेगनर के अनुसार, वेगनर ने ये बात कही, हम लोगों ने ये पॉइंट सारे समझ लिए। तो वेगनर ने कहा, वेगनर के अनुसार क्या वेगनर ने यहां पर कहा कि विश्व की जलवायु कटिबंधों का वितरण एवं गति द्वारा नियंत्रित होता है। विश्व की जलवायु कटिबंधों एवं गति के माध्यम से नियंत्रित होती है। और यही चीज अभी हम लोगों ने यहां पर समझा। यहां पर जो हम लोगों ने समझा है वो किस आधार पर? इसी पूरा का पूरा जो हम लोगों ने यहां पर लिखा वही पॉइंट यहां पर सारी चीजें निर्धारित कर रही है कि हाँ, मूवमेंट के आधार पर ही हम लोग सारी चीजें निर्धारित कर रहे थे। भाई आज भी तो सूर्य ताप के अनुसार ही चीजें चल रही। उस समय भी वेगनर ने यही बात बोला था 1912 में कि भैया ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि भूखंड का स्थानांतरण
हाँ, यहां पर क्या हुआ कि भूखंड वेगनर ने यह भी देखा कि यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहे हैं भूखंडों का स्थानांतरण हुआ हो। क्या हुआ? भूखंडों का स्थानांतरण हुआ हो। भूखंड के स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाई किसी ने देखा थोड़ा नहीं है कि भूखंडों का स्थानांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, ये किसी को नहीं पता है कि भूखंडों का स्थानांतरण हुआ है या नहीं। ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं प्राप्त होते, परंतु भूखंडों के स्थानांतरण की संभावना अधिक है। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिल रहे हैं, परंतु भूखंडों के स्थानांतरण की संभावना अधिक है। कॉमन सी बात है, अधिक है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन संभावना तो है ना। मतलब अगर हम लोग बात करें तो स्थल भागों की अवस्थिति में क्या हुआ? अवस्थिति में ही परिवर्तन हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि स्थलीय भागों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ होगा। पहले ये कह रहे हैं जलवायु में परिवर्तन, आप लोग देख लीजिए जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है कि जहां पर भी आप बात करेंगे कि जलवायु की बात करेंगे तो यहां पर क्या कहा जाएगा कि पूरी जलवायु का निर्धारण कटिबंधों के माध्यम से होता है। ठीक, अब जब जलवायु में कटिबंधों के माध्यम से हो रहा है और ये वेगनर जी कह रहे हैं कि आपके कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, इसका मतलब है कि जो आज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो कभी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में रहा होगा, जो विषुवतीय है वो शीतोष्ण में रहा होगा, जो आज ध्रुवीय क्षेत्र देख रहे हैं जहां पर आज ऊष्मा की मात्रा कम है, इसका मतलब उस समय वो कहां पर रहा होगा? वो उष्ण कटिबंधीय रहा हो, उसके नीचे विषुवतीय क्षेत्र रहा हो, या उसके कहीं और कुछ रहा हो। ऐसी संभावना वेगनर महोदय करते हैं। ठीक, अब दूसरी बात ये कहते हैं कि इसके प्रत्यक्ष एविडेंस तो नहीं मिले हैं अभी तक कि आपके स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ हो। ठीक, अब इतनी बहस के बाद जो मेन कहानी आती है वो शुरू होती है अब इतने पॉइंटों के बाद। इन्होंने कहा अभी यहीं से चलते हैं। इन्होंने कहा कि कार्बनीफेरस युग तक ये सारे कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप क्या थे? एक भूखंड था। फेरस युग तक सभी महाद्वीप
एक स्थलखंड था, एक स्थलखंड था जिसको इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट्स, क्या सुपर कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी। सुपर कॉन्टिनेंट कहा। क्या कहा? ये सुपर कॉन्टिनेंट। और इसी सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया? पैंजिया। पैंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया? पैंजिया कहा जाता है। अब बात यहां पर आएगी कि पैंजिया जो यहां पर यूज किया गया वेगनर के द्वारा कि इस सुपर कॉन्टिनेंट को इन्होंने क्या कहा? पैंजिया कहा। किसने कहा? वेगनर ने। वेगनर ने। और सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया को कहा जाता है संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी, याद रखिएगा, सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। और ये किससे लिया गया है? पैंजिया वर्ड जो है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक? इतना चीज आप लोगों को अभी तक क्लियर है? यहां तक किसी को मेरे हिसाब से अभी डाउट नहीं पैदा हुआ होगा। आराम से चल रहे हैं, कहीं पर कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। हाँ, कुछ आप लोगों को एक क्लास है ज्योग्राफी की, उसमें कुछ डाउट्स हुए थे भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जो क्लास चली थी उसके आधार पर। लेकिन एक चीज मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को ज्योग्राफी शायद, या मेरी क्लासें थोड़ा सा कम समझ में आ रही हैं, तो कुछ क्लासेस कम की जाएं आप लोगों के लिए, ठीक? इन्होंने कहा अब इस पे आप लोग मत दीजिएगा पैंजिया, क्लासेस थोड़ा कम कर दी जाए आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जो आप लोगों को बेनिफिट दे रही हैं। कुछ दिन के लिए आप लोग मौज मारिए। पैंथालासा, है ना? क्योंकि आप लोगों का पीसीएस के पेपर मैंने बताया है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा। अक्टूबर में हो जाए या नवंबर में हो जाए, ऐसी संभावनाएं पूर्ण बन चुकी हैं, ठीक? पैंजिया था और पैंथालासा। पैंजिया को हम लोग क्या कहते थे? स्थलीय क्षेत्र। स्थलीय क्षेत्र, या कई किताबों में आप लोगों को भूखंड भी देखने को मिलता है। पैंथालासा जो था आप लोगों का महासागर, ठीक? पैंथालासा क्या किए हुए है यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी कि पैंथालासा पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए है। अर्थात पैंजिया के चारों तरफ समुद्री क्षेत्र है। यही है, इसके अलावा तो कुछ नया नहीं बता रहा हूं ना, ठीक? पैंजिया था, पैंथालासा था, ठीक? पैंथालासा आपका महासागर हो गया जो कि पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक? अब यहां पर बात आती है कि ये कितने वर्ष पूर्व की घटना है। तो ये आपके लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति है। मतलब ये पैंजिया और पैंथालासा की जो स्थिति देख रहे हैं, ये क्या हुआ है? यहां पर जो ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं,
ये स्थिति कब से है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की ये स्थिति है जब ये पैंथालासा को घेरे हुए है। अब हम लोगों ने कहा था कि कार्बनी युग के पहले या कार्बनी युग तक, यहां पर हम लोगों ने बोला था कि कार्बनी फेरस युग या एरा तक पैंजिया का विभाजन नहीं हुआ। का विभाजन नहीं हुआ था। ये बात हम लोगों ने अभी पहले, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कार्बनी फेरस युग तक, इसका मतलब है कि कार्बनी फेरस जब प्रारंभ हुआ तब तक इसका विभाजन नहीं हुआ था। इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी निकलता है कि इसका विभाजन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहले एक स्थलखंड था और एक समुद्री क्षेत्र हुआ करता था। क्या था? एक समुद्री क्षेत्र था और एक स्थलीय क्षेत्र था। ठीक। अब कार्बनी फेरस युग में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। किसमें? कार्बनी फेरस युग में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। स्टार्टिंग तक ये क्या था? इसका विभाजन नहीं हुआ, लेकिन कार्बनी फेरस युग में ही इसका विभाजन शुरू हो गया। अब दूसरी चीज ये आई कि पृथ्वी की ये विभाजन प्रारंभ क्यों हो गया? यहां तो क्वेश्चन ये बनेगा ना कि ये विभाजन प्रारंभ हो गया तो क्यों? तो पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के कारण यह विभाजन शुरू हुआ। किसके कारण हुआ? पृथ्वी की, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। मतलब यहां पर क्या हुआ कि कार्बनी फेरस युग में इसका विभाजन प्रारंभ हुआ। और किसके कारण प्रारंभ हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण इसका विभाजन प्रारंभ हुआ। अन्यथा पहले तो ये राजा बाबू बनके क्या था? पैंजिया और पैंथालासा था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गठन नहीं था। मतलब स्थलीय क्षेत्र एक था, जलीय क्षेत्र एक था। सभी भाई लोग इस पूरे, जो आप लोग अपनी पृथ्वी में देखते हैं, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं वी आर इंडियंस, वी आर यूरोपियंस, वी आर अमेरिकन्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीजें आप लोग बोलते हैं ना, आजकल देख रहे होंगे आप अपने। तो वहां पर क्या हुआ था कि पहले कार्बनी फेरस युग तक, मतलब स्टार्टिंग ऑफ कार्बनी फेरस एरा, ठीक, कार्बनी फेरस एरा तक स्टार्टिंग के पॉइंट में इसका कोई विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन कार्बनी फेरस के मिड तक आते आते, स्टार्टिंग से जैसे ही प्रारंभ हुआ, इसमें पृथ्वी की ऊष्मा के कारण इसका विभाजन हो गया। पहला तो अच्छा पॉइंट है कि भाई विभाजित हो गया, ये तो और ऐसी तैसी कर दिया भाई, ये दिमाग का दही। अब देखो, जब ये विभाजित हुआ, अब देखो ये क्या था, ये पहले आपका पैंजिया हुआ, ठीक। पैंजिया के बाद इसका विभाजन होता है
किसमें? लारेशिया और गोंडवाना लैंड। अब वहां पर चलते हैं अपने अड्डे पे। ठीक, तो यहां पर इतनी चीजें क्लियर आ रही हैं आपको। ठीक, फिर मैप में आएंगे तब आप लोगों को और डिटेल में सही से समझ में आएगा। ठीक है यहां तक। तो पहले क्या, ये पैंजिया था। ठीक, युग, किसमें? हम लोग कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं। युग का प्रारंभ, इसमें क्या हुआ? यहां पर अगर हम लोग बात करें, कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विभाजन। अब जब इसका विभाजन हुआ तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। किसमें बना? लारेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ये विभाजित होकर दो स्थल खंडों के रूप में आ गया। तो स्थलखंड या भूखंड में विभाजित हुआ। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब जब ये दो भागों में टूटा है तो एक चीज और समझने वाली बात है कि लारेशिया जो है वो उत्तर की तरफ था और दक्षिण वाला भाग जो था वो गोंडवाना था। गोंडवाना, लारेशिया किधर था? उत्तर की तरफ। टूटकर अलग हो गया। पैंजिया से, पैंजिया से। ठीक, और यही ये पैंजिया से टूटकर से टूटने के पश्चात दक्षिण की तरफ। ठीक, अब जब ये टूटा तो एक चीज सोचो, यहां पर अब आपका काम फिर से शुरू। पानी किधर जाएगा?
अब देखो, अब यहां पर समझो कि जब ये टूटा तो यहां पर पैंजिया था और पैंथालासा था। क्या था? ये पैंजिया था और ये पैंथालासा लासा। अब समझते हुए चलना। तो बीच वाले को तो हमने क्या कह दिया? टेथिस सागर। सागर, ठीक। जो लारेशिया और गोंडवाना के मध्य में आया उसे तो हमने कहा टेथिस सागर। क्लियर है इतना पॉइंट? अब देखते चलो। अब आज का मैप उठाओ, तो ये क्या है आज के टाइम में? प्रशांत महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर। और कौन सा? पूर्वी पश्चिमी, ईस्टर्न वेस्टर्न, ओ सॉरी पूर्व पश्चिम, मिस्टेक, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन। और ये अंटार्कटिका हो रहा है। अगर यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टेथिस सागर के बाद भी आपके चारों तरफ जल क्या हो गया? विभाजित हो गया। यहां पर जब पैंजिया टूटा, पैंजिया दो भागों में टूटा, लेकिन उसी समय जो सागरीय जल था वो कितने भागों में जा रहा है? 1 2 3 4 5, लगभग 2 2 4 1 5, मतलब 5 भागों में सागरीय जल विभाजित तो हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो आपका क्या लगा है? आपका लारेशिया लगा है, दक्षिण की तरफ आपका गोंडवाना लगा हुआ है, और दोनों के मध्य टेथिस सागर था। और पूर्वी भाग क्या हो गया? पूर्वी प्रशांत कहलाया, पश्चिमी भाग पश्चिमी प्रशांत कहलाया, और ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का था तो वो आर्कटिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जब विभाजन की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो ये कहीं ना कहीं बने हुए पहले से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में वेगनर नहीं बोले स्टार्टिंग में, ठीक। यहां पर वेगनर का कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अभी आप लोग जैसे जैसे वेगनर की थ्योरी में आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि प्रशांत महासागर का भी निर्माण, जब आप लोगों के पैंजिया का विभाजन हुआ तो यहां पर क्या हुआ? पैसिफिक ओशियन का भी निर्माण हो गया था, आर्कटिक ओशियन का भी, अंटार्कटिका का भी हो गया था, और टेथिस सागर का भी हो गया था। तो इन चीजों को आप लोगों को रट्टा मार लेना है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है इतने पॉइंट? अगर यहां पर चीजें आप लोगों की क्लियर नहीं हुई तो फिर अभी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत महासागर की चर्चा की है वेगनर ने, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर पैसिफिक ओशियन कहां से आया, आर्कटिक ओशियन कहां से आया, अंटार्कटिका कहां से आया। इन चीजों के बारे में आप स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, तो इन चीजों को स्पष्ट समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आगे चले, आगे चलते हैं। अब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जब लारेशिया के विभाजन की हम लोग बात करते हैं कि लारेशिया लारेशिया जब टूटकर अलग हुआ तो आगे चलकर लारेशिया का विभाजन क्या हुआ? लारेशिया का आगे चलकर लारेशिया का विभाजन होता है। क्लियर है? आगे चलकर लारेशिया का विभाजन होता है।
अब लारेशिया के विभाजन में क्या होता है, आप लोग देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आप लोगों के लारेशिया का ही पार्ट है यूरोप, एशिया और आर्कटिक। ये किसका भाग है, ये लारेशिया का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आपका दूसरा विभाजन क्या हुआ था, गोंडवाना का विभाजन हुआ था। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। अब गोंडवाना के विभाजन के समय में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझना है, जब गोंडवाना का विभाजन हुआ तो यहां नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें क्या आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, आप लोग देखेंगे तो ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना का भाग है। मतलब आगे चलकर क्या हुआ, लारेशिया और गोंडवाना में भी विभाजन हुआ। लारेशिया और गोंडवाना का विभाजन होता है, और जब इनका विभाजन होता है तो ये चीज याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, आर्कटिक, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, ये कुछ आप लोगों को स्थितियां दिखाई देती हैं। ठीक, नेक्स्ट इस तरह से दिखा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मैंने आप लोगों को वहां पर बोला था अब वो यहां पर आने वाला कि पैसिफिक ओशियन की चर्चा वहां पर नाम नहीं दिया गया है। अगर आप लोग कभी भी पैंजिया पैंथालासा पढ़ेंगे तो वहां पर इस वर्ड का नाम नहीं यूज किया गया, केवल टेथिस सागर का नाम यूज किया गया है। लेकिन वेगनर अपनी थ्योरी में पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर की चर्चा करते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर आया कैसे, तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए समस्या की कहां से आया। तो इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को वो चीजें क्लियर कर दी कि भैया इधर प्रशांत, इधर प्रशांत, जो है शांत वो है प्रशांत। ठीक, जो है शांत वो है प्रशांत। ठीक है, इतने पॉइंट समझते हुए चलिएगा तो आप लोगों को ये पॉइंट सारे धीरे 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 आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं, जब पैसिफिक ओशियन की हम लोग बात करते हैं, प्रशांत महासागर की, तो यहां समझो ये क्या है, अपना प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब यहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला था कि भैया प्रशांत महासागर कहां से आ गया। तो भाई प्रशांत महासागर मैंने बताया था कि कहां से आ रहा है। ठीक, अब पैसिफिक ओशियन का जब निर्माण होता है तो उस समय उत्तरी ध्रुव कहां पर था, प्रशांत महासागर में अवस्थित था। क्या था, नॉर्थ पोल जो था आपका वो पैसिफिक ओशियन में था। उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव
प्रशांत महासागर पर अवस्थित था। वर्तमान में आप देखते हैं, वर्तमान में भी जोड़ते चलो, वर्तमान में उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के पास अवस्थित है। ये कौन कह रहे हैं? ये वेगनर कह रहा है। वेगनर ने ये बताया कि पहले उत्तरी ध्रुव जो था वो वेगनर के अनुसार चल रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये मेरे अनुसार नहीं है। आप लोग कहते सर आप तो उल्टा सुल्टा पढ़ाने लगे। अनुसार तो वेगनर ने जैसा बोला है मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा भाई, नहीं तो वेगनर रात में आके मुझे डांटेगा, कहेगा कि क्या पढ़ा दिए, मैंने ये चीजें नहीं बताई थी और आपने ये चीजें बता दी, ऐसा गलत बात है भाई। देखो मेरी थ्योरी मत खराब करो। तो रात में मुझे आके मेरे सपने में विभिन्न प्रकार के तांडव और डांसिंग कल्चर दिखाए तो वो चीजें अच्छा नहीं है। तो ये किसके अनुसार है? ये वेगनर के अनुसार। और ये किसके अनुसार? ये अपन लोगों के अनुसार जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो चीजें आप लोगों को वर्तमान में दिखाई दे रही। तो क्या है, उत्तरी ध्रुव कहां पर आपका अवस्थित था? प्रशांत महासागर में अवस्थित था। पहला पॉइंट तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पर बात आई कि भाई दक्षिणी ध्रुव, जब उत्तरी ध्रुव की बात आ गई तो दक्षिणी ध्रुव की भी बात आ जाएगी। तो चलो ये क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका पार्ट किसका है? गोंडवाना का। अब देखो यहां पर जब उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं तो क्या था, ये दक्षिणी ध्रुव जो था वो अफ्रीका के तट के निकट स्थित था। दक्षिणी ध्रुव जो था वो कहां था? दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के तट के समीप अवस्थित था। ये वेगनर महोदय कह रहे हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव था वो कहां पर था? वो अफ्रीका के तट के समीप अवस्थित था। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में अंटार्कटिका के समीप अवस्थित है। ये वर्तमान सिचुएशन है भैया, ये वर्तमान सिचुएशन है। ये आपके जब पैंजिया का विभाजन हुआ, तो यहां पर अफ्रीका लिखा है। ठीक है, अफ्रीका था। ये चीजें सभी लोगों को क्लियर हो रहे हैं। अफ्रीका के तट के समीप क्या था? दक्षिणी ध्रुव अवस्थित था। और उत्तरी ध्रुव कहां पर था? पैसिफिक ओशियन के समीप स्थित था। बहुत सिस्टमैटिक चलते रहना, नहीं तो फिर मुझसे ये मत कहना कि साहब फिर समझ में नहीं आया। जैसे जैसे मैप चल रहा, जैसे जैसे लिखा जा रहा, सेम डिट्टो लिखते चलना, कुछ भी मिस मत करना। नहीं तो जब रियल में आप बुक्स में जाओगे ना तो फिर दिमाग हौच पौच होने लगेगा, फिर नहीं समझ में आएगा। फिर मत कहना भैया कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक, अब एक 30 सेकेंड का ब्रेक। सभी लोग पानी वानी पीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी लोगों को, पानी वानी पी लिया हमने। चलो आओ आगे चलें। अब चीजों को समझने का प्रयास करें। अभी तक हम लोगों ने चीजें क्या समझी, आपके ध्रुव क्षेत्र आ चुके हैं, पैसिफिक ओशियन के पास आ गया और दूसरा अफ्रीका के पास आ गया। अब ये आप लोगों के माइंड में जो ये प्रश्न आने वाला था कि प्रशांत महासागर कहां से आया, तो प्रशांत महासागर को जब तैतीस सागर का निर्माण हुआ था उसी समय हम लोगों ने देखा कि पूर्वी और पश्चिमी जगह पर क्या हो रहा है, पूर्वी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, पैसिफिक पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया था उसी टाइम पे। अब आगे चलते हैं और चीजों को समझने का यहां पर प्रयास करते हैं फिर से। अब देखो नेक्स्ट, वेगनर ने भू संतुलन सिद्धांत के अनुसार बताया, वेगनर ने भू संतुलन सिद्धांत के अनुसार अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फिर वहीं आते हैं जहां से हम चले थे। यहीं से हम चले थे ना, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया पैंथालासा। अब देखो पैंजिया कहां पर तैर रहा है, समुद्री क्षेत्र पर या महासागर पर। ये क्या था, ये महाद्वीप था, महाद्वीप, और ये क्या था, महासागर। तो अगर हम लोग एक कॉमन इंसान की तरह देखने का प्रयास करें, जो कि आप है ही हैं पहले से ही, ठीक आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या क्या हम लोगों को बना दिया जाता है क्लास में, है ना, कि अभी कह रहे थे कि हम लोग इंसान है, फिर कह रहे कॉमन इंसानों की तरह सोचो। ठीक, तो यहां पर महाद्वीप था, तो महाद्वीप आपका ऐसा लग रहा है कि महासागर पर तैर रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है ना, महाद्वीप महासागर पर तैर रहा है, कॉमन सी बात है, ऐसा लग भी रहा है, ये सही भी लग रहा होगा आप लोगों को अगर लग रहा है तो। ठीक, महाद्वीप किस पे तैर रहा, महासागर पे, मतलब पैंथालासा पे पैंजिया तैर रहा, पहला पॉइंट। ठीक, तो यहां पर जब बात आई कि भाई ये बताइए कि महाद्वीप भारी होगा या महासागर भारी होगा, दूसरा कोई भी चीज किसी वस्तु पर तैरती है तो नॉर्मल सी बात है उसकी अपेक्षा उसका भार कम होगा, तभी वो तैर रहा है। ठीक, तो यहां पर वेगनर महोदय बताते हैं कि महाद्वीप का जो निर्माण है, महाद्वीप का निर्माण जो हुआ है वो सियाल से हुआ है। किससे हुआ है, सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से, ठीक, कि महाद्वीप और महासागरों के निर्माण में जब बात करते हैं, महाद्वीप का निर्माण एल्यूमिनियम से हुआ है। ये कैसे हैं, हल्के तत्व हैं, हल्के तत्व हैं,
अब देखो यहीं पर वेगनर महोदय कितना पार्शलिटी कर रहे थे बेचारे, बताने का पूरा प्रयास वो कर रहे हैं और आप लोगों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है और वो भी उस काल में मेहनत कर रहा है जिस काल में बम गोले तमंचे चल रहे हैं। ठीक, तो महासागर के लिए वेगनर ने कहा कि महासागर का निर्माण किससे हुआ? सीमा से हुआ है। सीमा से हुआ है मतलब इन द सेंस सिलिका और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से ये कैसा है? ये भारी है, भारी तत्व है और भू संतुलन सिद्धांत के अनुसार भारी वस्तु हल्की वस्तु पर तैरती हुई दिखाई देती है। भू संतुलन सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो कोई भी भारी वस्तु जो होगी वो कैसी होगी? हल्की वस्तु पर, जो भी हल्की वस्तु होगी वो भारी वस्तु पर तैरेगी। कॉमन सी बात है। तो इन्होंने बताया कि महाद्वीप के ऊपर, वो महासागरों के ऊपर महाद्वीप कैसे थे? यहां पर वेगनर कहते हैं कि इतनी चीज क्लियर हो गई ना कि महाद्वीप किससे निर्मित हुए हैं और महासागर किससे निर्मित हो रहे हैं। तो इन्होंने सीधा बताया कि महासागरों पर महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं। क्या बताया कि महासागरों के ऊपर महाद्वीप क्या हो रहे हैं, या महासागरों के तल पर महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट वेगनर ने इतनी दूर तक अभी तक दिया है। जितनी अभी तक हम लोगों ने चर्चा की, इतना पूरा तामझाम चल रहा वेगनर के लिए चल रहा। ठीक, इतना पॉइंट मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब वेगनर ने, किसी ने पूछा भाई वेगनर जी एक चीज बताइए, आप तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक दिए हैं, तो कुछ चीजें और भी क्लियर करिए। आपने कहा कि पैंजिया का विभाजन हुआ था, जरा बताओ कैसे हुआ था। तब वेगनर जी ने फिर सोचा कि यार अच्छा गजब आदमी है, अभी तोड़ ताड़ के सब बता के निकले हैं वहां से, फिर से पूछ रहा है कि कैसे टूटा है। तो कहा अच्छा रुको बताते हैं। इन्होंने बताया कि चलो आओ बता। क्या जब बदतमीजी पे उतारू हो तो क्या ही करूंगा। तो वेगनर ने फिर यहां पर समझाने का प्रयास किया कि जो आपका पैंजिया है, ये पैंथालासा लासा और ये आपका पैंजिया। पैंजिया उन्होंने बताया कि भाई ये देखो समझो अभी से, ये आपका पैंथालासा था और ये पैंजिया था, और पैंजिया का विभाजन एवं उसका मुख्य, अगर प्रवाह की बात करें कि पैंजिया का जो विभाजन हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पैंजिया का विभाजन एवं प्रवाह, जो आप लोग बार बार चिल्ला रहे हो कि भाई पैंजिया का विभाजन और प्रवाह कैसे हो गया, कि पैंजिया टूटा, एक तो उत्तर की तरफ बह गया और दूसरा गोंडवाना दक्षिण की तरफ बह गया, तो उसका प्रवाह क्यों हुआ,
तो उन्होंने यहां पर कहा कि प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण, जो प्रवाह हो रहा है ये गुरुत्वाकर्षण बल के असमानता के कारण ये प्रवाह, किसके? विभाजन एवं प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के असमानता के कारण हुआ है। किसके? विभाजन प्रवाह जो हो रहा है, पैंजिया के जो स्थल खंड टूटे, यहां पर क्या बात हो रही कि पैंजिया के स्थल खंड कौन कौन से थे? एक लारेसिया और दूसरा गोंडवाना। इनका प्रवाह किस आधार पर हो रहा है? इन दोनों का प्रवाह जो हुआ कि ये उत्तर की तरफ निकल लिए और ये कहां निकल गया? ये दक्षिण की तरफ। भाई टूटा था तो डायरेक्शन जो होना चाहिए था एक दिशा में होता, अलग अलग दिशा में क्यों हो गया? तो वेगनर ने कहा कि ऐसा है, पागल न बनो, दिमाग में खराब किया करो, रोज रोज आके कोई ना कोई नई थ्योरी देने के प्रयास करते हो कि एक तरफ होना चाहिए, दूसरे तरफ होना चाहिए। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की असमानता हो जाएगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा यार। यही तो होगा, जब आपका गुरुत्वाकर्षण बल की असमानता होगी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो कोई भी वस्तु एक डायरेक्शन में क्यों प्रवाह करेगी? उसका डायरेक्शन भी असमानता के कारण असमान हो जाएगा, उसकी स्थिति, प्रवाह की स्थिति भी असमान हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? ये असमान है, आसमान है। इसी के कारण संभव हुआ होगा कि लारेसिया जो है उत्तर की तरफ बह गया और इसी के कारण गोंडवाना जो है वो दक्षिण की तरफ हो गया। इसी के कारण संभव है कि लारेसिया उत्तर की तरफ तथा गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ प्रवाहित होंगे। जब ग्रेविटेशनल फोर्सों की समानता नहीं है, असमानता है, दोनों में अलग अलग रूप से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है ये उत्तर की तरफ गया होगा, दक्षिण की तरफ गया होगा। यार पागल दिमाग करके बैठे हो। तो फिर कोई अब देखो, जब कोई नई नई थ्योरी ला रहा होता है तो उसको आदमी प्रताड़ित बहुत करता है। अब ऐसे ही आप लोगों को याद भी करना है कि भाई वेगनर साहब अपना अपना काम बता रहे थे, फिर दिमाग लगाए कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन बनेगा मुझसे, ये तो कोई ना कोई पूछेगा जरूर कि अच्छा ये उत्तर की तरफ गया, ये दक्षिण की तरफ गया, तो क्या जुगाड़ लगी थी इसमें? कोई तो जुगाड़ रही होगी साहब, बिना जुगाड़ के तो काम नहीं हुआ होगा। तो जुगाड़ यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल को ही असमान कर दो। जब गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से काम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी कहानी क्या हो जाएगी? यहां पर समझने वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल जब समान रूप से काम नहीं करेगा तो दोनों के डायरेक्शन तो अलग अलग हो जाएंगे। यदि समान रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, मान लो इसे ऐसे
कि मान लो कि कोई बहुत सुंदर सा लड़का जा रहा हो, बहुत सुंदर सा, आप लोगों से बड़े हैं, एकदम नेम टेम, एकदम बॉडी सॉडी बनी, आप लोग एकदम हैंडसम हो, एकदम गबरू जवान लौंडे, तो आप गबरू जवान लड़कों की तरह अगर आप उस लड़कों को देखेंगे तो आपका अट्रैक्शन सभी बालकों का अट्रैक्शन किधर हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। अब यहीं पर एक तरफ बड़ा एकदम हैंडसम सा लड़का और एक सुंदर सी लड़की, तो क्या हो गया, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, लड़के लड़के को नहीं देखने वाले, लड़की लड़की को नहीं देखने वाली, अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की असमानता हो जाएगी। कैसे कि कुछ लोगों को उस लड़के की बॉडी फिटनेस और उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो अट्रैक्ट करेगा कि काश मैं भी ऐसा बनूं, तो कुछ उधर और सबमिट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा, उस बालक के बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो रहा, अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, नॉर्मल सी बात है। यही चीजें यहां पर भी काम की, यहां पर भी वही पॉइंट काम किया। अब देखो यहां एक एक चीज को यदि आप अपने सोशल एटमॉस्फेयर से जोड़ोगे तो भाई वेगनर साहब कहां गलत थे, वेगनर साहब हर चीज को जुगाड़ चला रहे थे अभी तक, तो उन्होंने ये भी जुगाड़ बता दिया। फिर और कोई महानुभाव आया कि अच्छा ठीक है, बहुत सही बताए हैं वेगनर जी, आपने बिल्कुल सही बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन और है, ये जो प्रवाह हुआ है, एक तो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह है, और दूसरा प्रवाह क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ है। प्रवाह दो तरह से हुआ था। अब देखो प्रवाह किस दो आधारों पर, एक प्रवाह हुआ था भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह, पहला पॉइंट। दूसरा पश्चिम की ओर प्रवाह, दूसरा पॉइंट क्या था इनका, पश्चिम की ओर प्रवाह। उनका दो तरीके से प्रवाह, एक तो भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है, एक पश्चिम की तरफ हुआ है। अब चलो फिर वेगनर जी ने नया दिमाग लगाया कि अभी और लोग आएंगे, अभी मुझे जीने नहीं देंगे। वेगनर ने भी कहा कि आज तो मैं कुछ ना कुछ निपटा ही के मानूंगा, चाहे आर हो चाहे पार हो, या मैं रहूंगा या ये लोग रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मैं साफ करके ही मानूंगा। जैसे कई बार आप लोगों के जीवन में भी होता है कि आप इरिटेट होते रहते हो। अब जैसे लगातार आप लोग पढ़ते पढ़ते एक समय के बाद परेशान होने लगोगे आप लोग, फिर मन में ये सोचोगे ये मैं न रहूं, ये फिर ये मास्टर न रहे, है ना, मन में ये ख्यालात आपके आने लगेंगे। तो जब इस तरह के ख्यालात आने लगे तो इसका मतलब है कि आप संघर्ष में आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो। ठीक, कि रोज अगरबत्ती और भगवान के पास जाके अगरबत्ती और 100 रुपए का 5 रुपए वाला लड्डू लेके और भगवान से कहे हे भगवान ये निपट जाए तो ठीक है। ठीक, कुछ उसी में, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इन बातों पे बात आई कि जब आपके प्रवाह हुए महाद्वीपों और महासागरों के, महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा था, तो इन्होंने बताया दो तरह से प्रवाह हुआ है महाद्वीपों का, एक तो भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह हुआ है और दूसरा पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ। तो कुछ महानुभाव ने कहा अच्छा फिर से तुमने नया पैतरा दिया, कहा कि जो महाद्वीपों का प्रवाह दो आधार पर, एक भूमध्य रेखा की तरफ एक पश्चिम की तरफ हुआ। तो अगर हम ये कहें कि महाद्वीपों का प्रवाह जो भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का जो प्रवाह, महाद्वीपों का प्रवाह जो भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है, भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है,
की तरफ हुआ है। उसके कुछ आधार यहां पर इन्होंने बताया, कहा इसके मुख्य कुछ आधार हैं साहब, उनके आधार पर भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है। अब आप समझो कि किन आधारों पर वेगनर साहब ने इन चीजों की बात की, किन आधारों पे बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्लोरल या पोलर फिलिंग बल जो था, यहां पर पोलर फिलिंग बल काम किया। पहला तो एक बल यहां पर जो काम किया वो था पोलर फिलिंग बल, ठीक, तो वो यहां पर काम किया। दूसरा इन्होंने बताया, जो इन्होंने बताया था असमान रूप से गुरुत्वाकर्षण बल काम किया, तो यहां पर असमान रूप से, तो दूसरा बल कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्वीपों का प्रवाह किधर हुआ, भूमध्य रेखा की तरफ हुआ। तीसरा उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, तीसरा उत्प्लावन बल की बात की यहां पर कि उत्प्लावन बल यहां पर काम किया। इन सभी बलों के कारण ही इन्होंने बताया कि यहां पर पोलर गुरुत्वा और उत्प्लावन बल जो काम कर रहे थे, उनके साथ साथ ये सभी बल तो उत्तरदायी कारक थे ही, ठीक। क्यों, अगर पोलर फिलिंग बल की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा पोलर फिलिंग बल कैसे काम करता है भैया, ये वाला बताना जरा, कि पोल पे जो बल लग रहा है उसके आधार पर यदि बात करें तो उसने फिर से यहां पर बताया पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित ये बल है। क्या है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बल, ठीक। तो यहां पर सीधा सा बताए कि इन तीन आधार पर क्या हुआ, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ वो किधर की ओर हुआ, वो आप लोगों के ये तीनों बल महाद्वीपों के तीनों बल इसके लिए उत्तरदायी कारक है, इसके लिए उत्तरदायी कारक है। अब किसके लिए, तो ये भी याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन की जो बात कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा की तरफ ये सारे जो महाद्वीप थे वो विस्थापित हुए, उनका मुख्य क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिलिंग फोर्स और यहां पर उत्प्लावन बल, जिसके आधार पर सारे द्वीप किधर आए थे, आपके भूमध्य रेखा की तरफ अग्रसर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट तो कहा अच्छा ठीक है भाई, ये मान लिया आपकी बात हमने कि यहां पर भी आपने बता दिया। अब यहां पर कहा कि पश्चिम की ओर प्रवाह, वेगनर ने बताया कि पश्चिम की ओर जो प्रवाह हो रहा है उसका मुख्य आधार क्या है, तो इन्होंने बताया कि जो अमेरिका है जो पश्चिम की तरफ, वेगनर के अनुसार पॉइंट लिखते रहने, ये वेगनर ने कहा, मैंने नहीं कहा है, इसलिए वेगनर के अनुसार, ठीक। तो यहां पर कुछ व्यक्तियों ने और एक भसूड़ी दी इनको, क्या भाई साहब एक चीज बताओ कि चलो तुमने नया ज्ञान तो दे ही दिया कि भाई भूमध्य रेखा की तरफ क्यों सब गए, क्या एक चीज बताओ, ये जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप ये पश्चिम की ओर क्यों प्रवाहित, ये किधर हुआ है, पश्चिम की ओर प्रवाह है, पश्चिम की ओर प्रवाह, ठीक। तो
तो ये समझो कि इनसे पूछा गया कि जो अमेरिका है इसका प्रवाह जो है ये पश्चिम की ओर है, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक, तो इन्होंने बताया कि ज्वारीय बल के कारण, वेगनर ने क्या बताया यहां पर कि ज्वारीय बल के कारण बल के कारण अमेरिका का महाद्वीप का स्थानांतरण किधर हुआ, पश्चिम की तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। अब यहां पर ये सुकून की सांस लिए, कहे चलो सारे बल लगा दिए, जितना जुगाड़ पानी था उतना सारा जुगाड़ पानी करके पूरे महाद्वीपों को सेट कर दिया। अब यहां तक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब आते हैं अपने मैप। अब देखो, अगर हम लोग बात करें यहां पर, अब देखो मैप से हम लोग एक एक पॉइंट को जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा भाग आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, ये वाला भाग अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, लारेशिया। और ये वाला भाग जो नीचे का अफ्रीका से उठाकर चलिए, और ये पूरा ठीक, ये क्या है, ये आपका गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड। अब देखो लारेशिया के टूटने से हम लोगों ने बात की थी, उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना, और यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि ये टेथिस सागर है, ठीक है। अब टेथिस सागर के पूरब और पश्चिम दोनों जगह देख रहे होंगे कि पैसिफिक ओशियन यहां पर भी है, और इस तरफ भी जो जगह खाली है ये अपनी पैसिफिक ओशियन की, नीचे हमारा अंटार्कटिका है, और यहां पर आर्कटिक है, आर्कटिक ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक। अब देखो गोंडवाना में मैंने बात कही थी कि आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना का। ये वाला भाग किसका है, लारेशिया का भाग है। इतनी चीजें क्लियर यहां तक कि इस पॉइंट पर आप लोगों को क्लियर और स्पष्ट अब हो रहा है, ठीक। तो इन सब चीजों के माध्यम से भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर हम लोगों को आगे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहां से, अब देखो सबसे पहले क्या था, हम लोगों का पैंजिया था, पैंजिया के बाद हम लोगों का क्या बना, लारेशिया बना और गोंडवाना बना। टेथिस सागर का निर्माण हुआ यहां पर। टेथिस सागर के निर्माण के पश्चात ये यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कहां जाएंगे, इस भाग पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर आएगा, ठीक, जुरासिक पीरियड के बाद, जुरासिक पीरियड, फिर उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड, और ये प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। तो आप लोगों का क्या है यहां पर, ट्रासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तीन पीरियड की यदि हम लोग बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि धीरे धीरे इसका विभाजन होता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्रिटेशियस पीरियड में लगभग 65 मिलियन ईरा में, ये पहले की बात करें तो धीरे धीरे आज वर्तमान में आपका ये ऐसे दिखाई दे रहा है। पहले इंडिया कहां था, अगर हम लोग देखें तो पहले इंडिया की सिचुएशन यहां पर थी, ये आपका इंडिया, देन ये आपका इंडिया और देन ये आपका इंडिया,
ठीक, तो धीरे 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 धीरे, और इसका मतलब है कि अब भी ये मूवमेंट चल रही है, अभी भी रुकी नहीं है। जितने भी महाद्वीप का स्थानांतरण जो हो रहा था, कॉन्टिनेंट्स जो थे वो मूव तब कर रहे थे, और मूवमेंट रुकी नहीं है, मूवमेंट आज भी लगातार आपकी चल रही है। ठीक, मॉडर्न वर्ल्ड और बिफोर वर्ल्ड की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप लोगों का बिफोर ये है और मॉडर्न ये है। ठीक, जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, एक एक पॉइंट अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि हाँ साहब ये चीजें करने वाली थी, ये चीजें होंगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझे, अभी किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। है किसी को कोई डाउट? नहीं है तो आगे चलें। अभी इन मैपों को आप लोगों को कहिएगा तो मैं भिजवा दूंगा, ये सारे मैप आप लोगों के पास होने चाहिए। इन मैपों को आप लोग देखेंगे, लगाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो आप लिखें उनके आगे ये मैप लगा लें, इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि मैप के माध्यम से आपकी चीजें कंटिन्यू बढ़ती चली जाएंगी। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम लोग अभी तक पढ़े ये थ्योरी पूरी, अब इस थ्योरी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, उन चीजों को अब हमें यहां पर समझना है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क, तो आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा और मैं उतना ही लिखता हूं जितनी जरूरत है मुझे। पक्ष में तर्क, तो समझो पक्ष में तर्क ये है कि ये कहा गया कि आपका दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कि अगर हम लोग कोस्टल लाइन मिलाएं तो ये क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब देखो पक्ष में पहला तर्क, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो ये कोस्टल लाइन्स हैं बाबू, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये अफ्रीका और आपका साउथ अमेरिका पहले क्या थे, जुड़े हुए थे। यही बात है ना, यहां पर एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो पॉइंट लिख लीजिएगा, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तटरेखा एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये तो नॉर्मल तर्क था कि भैया मिलती जुलती है, तो इससे क्या मतलब है, मिलने जुलने से तो मतलब है ही नहीं ना कि तट रेखा एक दूसरे से मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, एक स्पष्ट हो जाएगी। तो जब इसका मैप बनाया गया, क्या है 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में इसका क्या किया गया, बुलर्ड ने क्या हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से जब इसकी प्रोग्रामिंग की तो यह तटरेखा आपस में मिलती हुई
दिखी। तो नॉर्मल सी है, इसके एविडेंस को किसने दिया? बुलर्ड ने ये इसके फ्रेम में इसको सपोर्ट किया। यहां पर बुलर ने सपोर्ट किया कि हाँ भाई अफ्रीका और इसकी जो कोस्टल लाइन थी वो क्या थी? एक जैसी ही थी। ठीक, और ये पूरा कहां से लिया? अफ्रीका पकड़ा, अमेरिका पकड़ा और अंटार्कटिका तक को प्रोग्रामिंग के जरिए एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो ये तो इसके पक्ष में तर्क आ गया। दूसरा, ठीक, दूसरा इसके पक्ष में तर्क क्या दिया गया कि भैया एक चीज समझो, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट समझो। अब इसकी जरूरत हमें यहां से पढ़ना, क्योंकि पक्ष में जब तर्क देंगे तो हम लोगों को एविडेंस के साथ देना पड़ेगा। दूसरा, ब्राजील के तट पर और पश्चिमी अफ्रीका की बात करें तो यहां पर देखो ये क्या होगा? ये पूर्वी अफ्रीका होगा। क्या होगा? पूर्वी अफ्रीका। और ये क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी। ठीक, अब यहां पर ब्राजील की बात की जा रही है, तो ब्राजील के पास जो, लिखो, चट्टानों के क्रम के आधार पर ये चट्टानों की आयु एवं संरचना में समानता, चट्टानों के आयु एवं संरचना में समानता, चट्टानों की आयु एवं संरचना में समानता की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि ये लगभग 200 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ वर्ष पूर्व की जब बात की जाती है यहां पर कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व की जो चट्टानें आप लोगों को यहां पर अफ्रीका में देखने को मिल रही है, वही ब्राजील के तट पर भी मिलने को देखने को मिल रही है। वैसी ही संरचना यहां 200 चट्टानें जिनके यहां पर जो स्थित देखने को मिल रही, वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही। इसका मतलब है कि पहले क्या थी कि ये पुरानी चट्टानें पहले ये जब एक रहे होंगे तो निर्मित रही होंगी। ठीक, अब धीरे धीरे जब ये अलग हुए कि तब भी इनकी आयु की बात कर लें, इन चट्टानों की आयु में समानता देखने को मिलती है। तो आयु में समानता कब देखने को आप लोगों को मिलेगी? ठीक, आयु हो या संरचना में समानता पाई जाती है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑप्शनल नहीं, जीएस के लेवल पे ही आप लोग चल रहे हैं। तो कुछ पक्ष में आप लोगों के, जब आप लोग मेंस लिखोगे तो पक्ष और विपक्ष में तर्क देने होते, तो वहां के लिए आप लोगों के काम आ जाएगा। तो इसकी आयु में और इसके स्ट्रक्चर में ब्राजील की बात कर लें, आप पश्चिमी अफ्रीका की बात कर लें, तो यहाँ की चट्टानों की आयु और संरचना उस काल की लगभग 200 वर्ष पूर्व की बनी है। दोनों में स्थितियां एक समान ही बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी आयु और चीजें एक जैसी रही होंगी। दूसरा, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में पाए जाने वाले या अब आप पॉइंट बनाओ यहां पर। पूरा छादन या आप ये भी कर सकते हैं
हिमाच्छादन प्रमाण या हिमानी प्रमाण। देखो, पूरा हिमानी प्रमाणों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर समझना है भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के अवसाद जो यहां पर भारत में गोंडवाना श्रेणी के अवसाद गोंडवाना में जो पाए गए हैं वो अवसाद भारत में और अन्य 6 जगहों पे उसके निक्षेप देखने को मिलते हैं कि भैया वही सेम चीजें यहां पर पाई जा रही हैं भारत में और अन्य जगहों में भी पाई जा रही हैं। वही उस टाइम के अवसादों के निक्षेप यहां पर देखे जा रहे हैं। ठीक, किसके? के निक्षेप भारत में पाए जा रहे हैं तथा अन्य 6 जगहों पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? यहां पर गोंडवाना श्रेणी के आधार पर काफी मात्रा में टिलाइट पाई गई है। क्या पाई गई है? गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों में काफी मात्रा में टिलाइट पाई गई है। और टिलाइट एक ऐसा पदार्थ है जहां पर, ये याद रखिएगा, टिलाइट एक ऐसा पदार्थ है जहां पर हिमाच्छादन से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं। टिलाइट वहीं पर पाया जाएगा जहां पर छादन से निर्मित अवसादी चट्टानें होंगी, वहीं पर टिलाइट पाया जाएगा। तो ये टिलाइट यहीं पर केवल भारत में ही नहीं पाया जाता है। अब ये भी चीजें हम लोगों को समझनी है। ठीक, ये क्या है? ये भी बड़ा बता रहा है कि भारत बड़े पैमाने पर क्या था, यहां पर हिमाच्छादन की क्रिया हुई होगी। ये भी टिलाइट बता रहा कि जब भारत में भी टिलाइट बड़े मात्रा में पाई जा रही है, इसका मतलब है कि यहां पर इस तरह की हिमाच्छादन की प्रक्रिया हुई होगी। तो ये केवल और केवल भारत में नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है ये कहां पर है? अफ्रीका में भी आएगा। कहां आ जाएगा? अफ्रीका में आ जाएगा। मेडागास्कर, जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है, तो यहां पर मार दो मेडागास्कर। अन्य जगहों पर भी आप लोगों को फॉकलैंड है, वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, इस स्थिति से भी यहां पर समरूपता दिखाई देती है। ठीक, अब इसके और डेप्थ में जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आप लोगों का पेपर का काम हो जाएगा। काम भर की चीजें आप लोगों के पेपर में जितना आना है वो इतना ही काम है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पर किसी को सिंगल डाउट बचता भी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। जहां जिसको समस्या वो कमेंट करके बताता रहे। बाकी आप लोग काम अपना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो चिट चैट करते हैं वो हमेशा मैं बोलता हूं, लेकिन उस चिट चैट का भी अच्छा एक फायदा होता है कि जो दिन भर की थकान है, लेकिन आप लोग तो दिन भर क्लास करते हो, तो दिन भर में थकान कहाँ होगी? तो दिन भर में आप लोग पंचायती करते हो, तो मन लगा के पढ़ाई कर लो। इस बार जो भी पढ़ के निकलेगा, लगभग सुनने में आ रहा है कि 400 से लेके 800 के बीच में पीसीएस के जो वैकेंसियां हैं वो आने वाली हैं। अक्टूबर नवंबर तक में इतनी वैकेंसियां पहुंच जाएंगी। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी कर ली, इस बार निकलने का प्लान भी हो सकता है कि अगर इतनी वैकेंसियां दी गई, जो संभावित है कि आप लोगों को 400 से लेके 800 वैकेंसियों की बात,
अगर ये वैकेंसियां आ गई आप लोगों की तो लाइफ सुधर जाएगी, और इसमें लगभग आप लोगों में से ही लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 400 से 500 बच्चे हमारे साथ के ही हो जाएं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। बस आप लोग थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आप लोगों को उतनी चीजें पढ़ाई जा रही जितने आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।